नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल। जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है ये कुपोषण के संबंध में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 रिलीज़ की गई है जिसमें भारत का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसके चलते हुए वैश्विक रूप में और भारत के स्तर पे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है, उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये नॉन अलाइनमेंट के संबंध में है कि जैसे कि भारत की हमेशा से परंपरा रही है गुट निरपेक्ष देश की, वही हमें आज के दौर में भी बनाए रखने की आवश्यकता है, उस बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये बात करता है फार्म बिल्स के बारे में और उसके चलते जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कदम उठाया गया उसके बारे में भी चर्चा करता हुआ ये पूरे कृषि रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो कि ये और कुछ कोर्सेज और पैकेजेस, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देख लेते हैं, वो यह है कि हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है जीडीपी का हाई ग्रोथ, ऑप्शन बी है जीडीपी का स्लो ग्रोथ, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर या ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्रोथ। वर्णात्मक प्रश्न की ओर भी देख लेते हैं, वो यह है कि कुपोषण के बढ़ते स्तर के खिलाफ लड़ने के लिए भारत में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है मेल नरिशमेंट इन इंडिया, भारत में कुपोषण की जो समस्या है उसके बारे में। तो जैसे आपको पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट आई 2020 की, जिसमें भारत का स्थान 94th आया है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जो पीछे माने जाने वाले देश है उनसे भी खराब हमने परफॉर्मेंस यहाँ पर करी है। तो अगर हम वैश्विक रूप में देखें तो यहाँ पर 690 अंडर नरिशमेंट जो अंडर नरिशमेंट हमको लोग मिलते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। और वही अगर हम स्टंटिंग और वेस्टिंग में देख ले तो स्टंट की जो समस्या वाले बच्चे हैं वो करीब 144 मिलियन हैं और 47 मिलियन जिन्हें हैं वो वेस्टिंग की समस्या देखने को उनमें मिलती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अगर तीन तरीक़ों से अगर हम तीन हिस्से अलग अलग देखें तो मेल न्यूट्रिशन से संबंधित, तो पहला है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई जिसके चलते होता है अंडर नरिशमेंट, कुपोषण। तो यहाँ पर अगर सप्लाई ऑफ फूड अच्छा नहीं हो, वेल न्यूट्रिशन यहाँ पे उनको डाइट नहीं मिल रहा हो, अच्छा एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा हो, तो ये अंडर नरिशमेंट का एक समस्या देखने को मिल सकता है। उसके साथ में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी उसका एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे शिशु का मृत्यु दर जो है जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे हम यहाँ पे अंडर नरिशमेंट की समस्या, मेल नरिशमेंट की समस्या सुलझा नहीं सकते। तो यहाँ पर अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट जो है उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन आ जाता है कि चाइल्ड का यहाँ पर न्यूट्रिशन, उसे कैलोरीज कितना मिल रहा है, क्वालिटी ऑफ डाइट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों की देखने की भी आवश्यकता है, जिसके चलते ही अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग जो एक बौनेपन और जो दुर्बलता की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे हंगर की क्या स्थिति है, जो एक भूखमरी की क्या समस्या है, उनका मॉनिटरिंग करता है। तो ये पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन, एनुअल पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। तो यहाँ पर इंडियाज़ परफॉर्मेंस क्या है, भारत का परफॉर्मेंस क्या है इस इंडेक्स में। तो पहले हम इस इंडेक्स की ओर बढ़े उससे पहले हम जान लेते हैं कि अगर 9.9 से जो स्कोर है वो कम रहा तो लो माना जाता है, मॉडरेट जो है वो 10 से 19.9 के बीच माना जाता है, 20 से 34.9 के बीच में सीरियस, और 35.0 से लेकर 14.9 तक लेकर ये अलार्मिंग माना जाता है। तो यहाँ पर भारत जो है सीरियस कैटेगरी में आता है क्योंकि हमारा स्कोर जो है वो 27.2 है। लेकिन आज से अगर हम 2 दशक पहले की बात करें तो हमारा स्कोर तो 38.9 था, जो कि एक अलार्मिंग कैटेगरी से आता है। तो राइटर बताते हैं कम से कम
हमने उस स्थिति से अभी की स्थिति में जो आए वो तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन वही अगर हम ब्रिक्स कंट्री की बात करें जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पे चाइना और ब्राज़ील वो है, उनमें हंगर इंडेक्स में अगर हम देखें उनका स्कोर जो है वो 5 से कम है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर। तो यहाँ पे भारत की स्थिति ब्रिक्स कंट्री में अपने पीयर ग्रुप में काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल अंडर नरिशमेंट की बात करें, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बच्चों के मेल न्यूट्रिशन की ही बात नहीं करें, उसके साथ में अगर हम पूरी जनसंख्या को देखें जिनको कैलोरीज जितनी मिलनी चाहिए उतनी कम मिलती है, उसके पीछे बहुत सारी समस्या हो जाती है, जैसे क्वालिटी ऑफ फूड नहीं हो या खाद्य सुरक्षा नहीं हो। तो पूरे अगर हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो 14% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ये कैलोरीज, इनफ कैलोरीज उन्हें नहीं मिल पा रही है। लेकिन वही हम 2005 से 7 के आंकड़े देखें तो ये 20% के आसपास आता था, उससे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सुधार देखने को मिला है। उसके साथ में जो शिशु मृत्यु दर है, चाइल्ड मॉर्टिलिटी जो है, उसमें भी सुधार देखने को मिला है। सन 2000 में ये 9.2% हुआ करता था, लेकिन अब इसमें सुधार आया है और ये 3.7% हुआ है। यहाँ पे स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है उसके भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। तो स्टंटिंग की समस्या यहाँ देखें तो सन 2000 में 54% था, मतलब करीब आधे से भी ज़्यादा जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्टेड थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार है और ये 35% के आसपास है। उसके साथ में बिहार में अगर ये देखें तो 42% बच्चे इससे एक्सपोज्ड है स्टंटिंग की समस्या से। यूपी और एमपी में ये करीब 40% के आसपास आंकड़ा है। जम्मू एंड कश्मीर इस एरिया में थोड़ा सबसे बेटर करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15% ही बच्चे स्टंटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, और वही तमिलनाडु और केरला में यह आंकड़ा 20% के आसपास है। वही अगर हम वेस्टिंग की बात करें तो 7.3% चिल्ड्रन आर वेस्टेड, मतलब भारत के जितने भी बच्चे हैं उसमें 7.3% बच्चे इससे अफेक्टेड हैं। झारखंड में सबसे खराब स्थिति है, यहाँ पर 29% बच्चों में वेस्टिंग की समस्या देखने को मिलती है, जो कि हर 3 में से एक बच्चा इससे सफ़र कर रहा है। वही उत्तराखंड और पंजाब में ये आंकड़ा जो है 10% की नीचे है, सिंगल डिजिट में है, जो कि थोड़ी अच्छी राहत वाली बात है। तो मेल न्यूट्रिशन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले तो फूड का जो इंटेक है वो इनएडिक्वेट है, उसके कारण ये समस्या होती है। घर में उनके हाउस होल्ड में फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाद्य सुरक्षा नहीं है, कभी खाना मिल रहा है, कभी किसी कारण से नहीं मिल रहा है, तो ये एक समस्या है। उसके अलावा सैनिटेशन जो साफ़ सफाई है उसका जो स्तर है वो भी काफ़ी ख़राब होने के कारण भी ये समस्या देखने को मिल रही है। उसके साथ में इलिटरेसी, असाक्षरता, लैक ऑफ अवेयरनेस, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, और हेल्थ सर्विसेज की जो फैसिलिटी है उसका जो अवेल करते हैं, जो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इन सब के चलते हुए कहीं ना कहीं मेल न्यूट्रिशन की एक समस्या देखने को हमको मिलती है। तो चलिए और हम देख लेते हैं कि भारत में ये जो समस्या है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो सबसे राइटर बताते हैं, सबसे पहला तो ये है कि पुअर स्टेट ऑफ मैटरनल हेल्थ है। यहाँ पर जो आपकी मदर है, जो मैटरनल हेल्थ है, जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि 42% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल जो कि 15 से 19 वर्ष के बीच में आती है, किशोरावस्था इसे मानी जाती है, तो उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है जो कि आपकी सेहत के बारे में बताता है, तो 42% गर्ल्स जो है एडोलेसेंट गर्ल, वो उनका BMI जिस मानक पे होना चाहिए उससे नीचे है। उसके साथ में जो आपकी महिलाएं हैं उनका जो ब्लड उनकी बॉडी में जितना होना चाहिए वो काफ़ी कम है, जिसके कारण 54% ऑफ वुमेन आर एनीमिक, उनमें एनीमिया की समस्या है। तो यहाँ पे 27% लड़कियाँ तो ऐसी है जिनकी 18 वर्ष से पहले ही शादी हो जाती है। अब इतनी कम वर्ष में जब आयु में आपकी विवाह होता है तो दैट लीड्स टू अर्ली प्रेगनेंसी, तो अर्ली प्रेगनेंसी भी होती है, तो अर्ली प्रेगनेंसी के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं होती, जिसके कारण जो बच्चा आता है और जो माँ का भी सेहत है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और बच्चा जो होता है वो भी बहुत ये आशंका है कि वो एक कुपोषित बच्चा हो। उसके साथ में 8% ऑफ एडोलेसेंट्स हैव बिगन चाइल्ड बियरिंग इन टीन्स, तो यहाँ पर जो हमारी किशोर अवस्था में ही 8% लड़कियाँ जो है वो माँ बन जाती है, जो जबकि उनकी बॉडी बिल्कुल ही तैयार नहीं रहती है। और कॉन्ट्रासेप्शन जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फैमिली प्लानिंग में, वुमेन हेल्थ में, तो 50% महिलाओं को इसका एक्सेस ही नहीं है, इसकी पहुँच ही नहीं है उन तक। तो क्या किया जा सकता है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है कि हमारा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, सैनिटेशन, सफाई, हाउसिंग, जो रहने की व्यवस्था है, एक्सेस टू हेल्थ केयर,
इन सारे एरियाज़ में हमको काम करने की आवश्यकता है। और हाउस होल्ड में किसी भी प्रकार का अगर कोई डिप्रिवेशन, कोई कमी आती है तो इसका सीधा असर जो है वो महिलाओं पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य से ही ये स्टंटिंग और ब्रेस्टिंग की समस्या जुड़ी हुई है, जिसके कारण भारत जो है हंगर इंडेक्स में इतना पीछे जाते हुए दिख रहा है। तो इस एरिया में भी हमको कार्य करने की आवश्यकता है। तो चलिए, जो तो हमारा दूसरा आर्टिकल है, यूएस और चाइना का जो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया है अभी, उसमें भारत का क्या रोल है उसके बारे में ये बात करता है। तो चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर पे ये देख सकते हैं आप, कई अलग अलग एरियाज में हमको समस्या देखने को मिल रही है। तो 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया लोकेट किए गए हैं दोनों देशों के द्वारा, जो कि लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पर एक और ये हमको फेस ऑफ देखने को मिल रहा है लद्दाख में इंडिया और चाइना का, और दूसरे ओर पे इजराइल ने घोषणा कर दी कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, वेस्ट बैंक जो है उसे एनेक्सेशन करके अपना हिस्सा बना लेगा। तो यहाँ पर जो पावर डायनेमिक्स है वो कहीं ना कहीं पूरे तौर से बदल रहा है। तो यहाँ पर भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो पूरे वर्ल्ड को ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इंडिया स्टैंड इन पास्ट एंड नाउ क्या होना चाहिए। तो पहली स्थिति ये है कि कोल्ड वॉर का जो पूरा एक दौर चल रहा था, वहाँ पे हम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर भारत जो है ना यूएसएसआर की तरफ था, ना चीन के ना यूएस की तरफ था। तो ऐसे ही हमको स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो एडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट एंड चैंपियन कॉज ऑफ कॉलोनाइज रीजन एंड न्यू डीकोलोनाइज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे बहुत सारे नए एरिया थे जो डीकोलोनाइज हुए, तो उनके सुधार के लिए जैसे कार्य किया गया वैसे ही हमें आगे करते रहने की आवश्यकता यहाँ पर है। तो उसके साथ में अभी की जो स्थिति अगर हम देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं यूएस के और थोड़ा टिल्टेड है, न्यू लिबरल्स के और थोड़ा टिल्टेड है। तो उसमें भी सुधार करने की हमको आवश्यकता है। हमें यहाँ पे किसी एक कंट्री का स्टैंड लेने की या किसी एक पोल के साइड मूव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमको हमारा जो नॉन अलाइनमेंट का एक जो गुट निरपेक्षता का जो एक सिद्धांत है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। उसके साथ में व्हाट शुड इंडिया डू, तो भारत क्या कर सकता है उसके कुछ चीज़ें राइटर ने सजेस्ट करा है। सबसे पहले तो आप यूनिपोलैरिटी जो है आपकी बनाए रखें, जो कि एक 1990 के बारे में एक रिकग्नाइज हुआ था कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि रिजेक्ट बोथ द यूनिपोलरिटी ऑफ 1990s एंड करंट बाइपोलरिटी। तो यूएसएसआर के विघटन के बाद में, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो उसके बाद में यूएस बड़ी पावर बन के सामने आया, और अभी यूएस और चाइना को एक बाइपोलर वर्ल्ड के दो अलग अलग हिस्से माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमको दोनों को रिजेक्ट करते हुए हमारा जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ में लिव अप टू इट्स इंडिपेंडेंट नॉन अलाइंड क्रेडेंशियल्स। तो जो हमारी परंपरा है जो गैर गुट निरपेक्षता की, तो वो बनाए रखने की, कंटिन्यू रखने की, जारी रखने की हमको अभी आवश्यकता है। तो आज एक ऐसे वर्ल्ड को इवॉल्व करने की आवश्यकता है जो कि मल्टीपोलर हो, जिसमें बहुत सारी पावर्स हो, और उसी से वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनाए रखा जा सकता है। तो यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम जो अंडर रिप्रेजेंटेड, मार्जिनलाइज और अनरिप्रेजेंटेड जो देश है, जो समूह है, उनकी बात रख सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो अभी सिर्फ 2 लोगों की पिक्चर बनी हुई है उसको हम बड़ा करके हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बना के हम सब लोगों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको और इंक्लूसिव, जस्ट और सेंसिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो नॉन अलाइनमेंट की जब बात करते हैं तो उसके कुछ 5 मुख्य प्रिंसिपल है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं आप एक दूसरे देश की, उनकी अखंडता की, उनकी सार्वभौमिकता की। उसके अलावा म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आप एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर, जो एक दूसरे की जो डोमेस्टिक अफेयर्स है उसमें आप किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उसके साथ में एक समानता की भावना बनाए रखेंगे एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। उसके साथ में पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आपको शांति के साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की ज़रूरत है, और ये आपका एक सिद्धांत होना चाहिए। तो एग्रो मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी सेंट्रल के 3 बिल्स आए, तो उन्हीं को नलीफाई करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
उसका उसी को हो सकता है आगे चल के फॉलो करे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे अपोजिशन गवर्नमेंट से है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट में है। तो यहाँ पर जो बिल लाए गए वो कहीं ना कहीं वीट और पैडी जो है वो प्राइवेट प्लेयर एमएसपी से नीचे नहीं ले सकते हैं, उसके लिए ये बिल लाया गया है। तो ये इवन एपीएमसी मार्केट के नीचे के बाहर भी जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके नीचे नहीं ले सकते हैं वीट और पैडी। तो राइटर बताते हैं कि आपका सिर्फ 5% ही ऐसा पैडी और वीट है जो बाहर बिकता है, क्योंकि 95% तक का जो है वीट और पैडी ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ले लेता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एमएसपी रेट पे ही रहेगा। तो ये असल में प्रभाव किसको पड़ने वाला है। और इस बिल में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसी गतिविधि होती है, एमएसपी से कम में बिकता है, तो इसके लिए 3 साल की सज़ा और फाइन भी हो सकता है। तो थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं हमारे एग्रीकल्चर जो एग्री मार्केटिंग है उसके रिफॉर्म्स की, उसके सुधार की। तो 1972 में अंडर इंदिरा गांधी पीरियड ऑफ लाइसेंस राज माना जाता है। तो लाइसेंस राज क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि आपको मार्केट में जाना है, सर्वाइव करना है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट लाइसेंस की, गवर्नमेंट की हामी की आवश्यकता है, जो कि आपको या तो ब्यूरोक्रेसी से मिलेंगी या तो सीधे सरकार से मिलेंगी, जो कि ये एक 1951 से लेकर 1991 तक के बीच का दौर माना जाता है। तो यहाँ पे होलसेल ट्रेड इन वीट एंड पेडी वॉज टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ड्यू टू मेल प्रैक्टिस एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी बाय ट्रेडर्स। तो एमएसपी का जो पालन है वो व्यापारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था, इसीलिए सरकार ने ये स्थिति अपने हाथ में उठाई, जिससे मेल प्रैक्टिस जो है, जो करप्शन है और नॉन इम्प्लीमेंटेशन और जो एमएसपी है वो दूर हो सके। उसके साथ में इसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट में जितना फूड ग्रेन्स आता था वो काफ़ी कम हो गया, और जो वीट जैसे आप सप्लाई कम हुआ है तो डिमांड उतनी बनी हुई डिमांड, उसके चलते प्राइस काफ़ी बढ़ गया, करीब 50% तक इसकी वीट की जो अनाज है, जो गेहूँ है, उनका प्राइस बढ़ता हुआ दिखा। तो यहाँ पर जो 1972 में जो पॉलिसी लाई गई थी उसको अगले ही साल ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद में 1991 जो कि एक बड़ा दौर था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, जिसमें एलपीजी पॉलिसी लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जो कि मनमोहन सिंह द्वारा पारित की गई। तो ये वो दौर था। तो उस दौर का प्रभाव ये हुआ, इस पॉलिसी का प्रभाव ये हुआ कि सन 2000 के आसपास भारत का जो ग्रोथ है वो 7% तक जीडीपी का ग्रोथ होने लगा। तो ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हुआ करता था उसका डबल है। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, हिंदू वृद्धि दर क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये उस पीरियड को माना जाता है जिसमें भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब 3.5% के आसपास हो रहा था, जो कि 1950 से लेकर 1980 के बीच में था। तो उसी एक सोशलिस्ट एरा भी इसे माना जाता है। तो ये जो एक टर्म है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये प्रोफेसर राज कृष्णा जो कि मेंबर है प्लानिंग कमीशन के, उनके द्वारा दिया गया। तो बाईपास्ड एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इसने एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स को बाईपास कर दिया। उसके बाद में 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पे एक मॉडल एक्ट लाया गया एग्री मार्केटिंग्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा था। सारे राज्यों को निर्देशित किया गया कि आप इस मॉडल एक्ट को मानें। लेकिन सन 2004 में जब एनडीए हार गया चुनाव, यूपीए गवर्नमेंट आई, तो ये जो एक बदलाव था ये कंटिन्यू नहीं रह पाया। और 2004 से 14 के बीच में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे कोई ऐसा बड़ा एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स नहीं लाया गया, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं जो एक सोशलिस्ट एरा था उसका रिटर्न माना गया। इसमें एग्रीकल्चर को तो इतना बढ़ावा इतना उस डायरेक्ट रूप में नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में इस तौर पे मिला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 पास किया गया, जिसके द्वारा सरकार जो है सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करेंगी जो मार्जिनलाइज्ड और जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उन्हें। तो इसके चलते गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट खरीदती थी, अनाज खरीदेंगी तभी गवर्नमेंट बांट पाएंगी। तो इसके द्वारा एक जो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स थे जो पहले लाए गए थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में
फार्मर्स को भी इसका फ़ायदा मिला। तो 2014 के बाद में अगर देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, उनके द्वारा शांता कुमार कमेटी सेटअप की गई, जिन्होंने इसको पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, जिसमें बड़ा कदम एक ये भी है कि पीडीएस जो है वो अब कैश ट्रांसफ़र हो गया, जहाँ पे पहले सब्सिडी मिला करती थी अब वो कैश ट्रांसफ़र के माध्यम से किया गया। उसके चलते ही कोविड का जो दौर था इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करते हुए ये नए बदलाव लाए गए। तो चलिए आज के हमारे महत्वपूर्ण जो समाचार है वो देख लेते हैं। तो पीएम ने 3 गुजरात में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं, वो क्या है जान लेते हैं। पहला जो है वो फार्मर्स वेलफेयर के बारे में है, किसानों के कल्याण के बारे में है, जो कि उसका जो योजना है उसका नाम है किसान सर्वोदय योजना, जिसके द्वारा अब किसानों को दिन में भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी फॉर देयर इरिगेशन एंड फार्मिंग। उसके बाद में जो दूसरा रिफॉर्म है दैट इज़ फॉर हेल्थ केयर, तो उसके द्वारा एक हार्ट हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। उसके साथ में टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए भी काम किया गया है, जिसमें 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे प्रोजेक्ट जो है माउंट गिरनार, जो कि जूनागढ़ सिटी में स्थित है, उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण गुजरात के प्रोजेक्ट है जो इनॉग्रेट किए गए पीएम मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा सैंपल है ये प्रीशियस सैंपल की बात की गई है, जो कि एस्ट्रॉयड बेनू से मिले हैं। तो ये एस्ट्रॉयड बेनू जो है ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि करीब 200 मिलियन माइल्स भारत से अपना पृथ्वी से दूर स्थित है, जिसके लिए नासा, जिसकी खोज जो है वो नासा ने की थी। इसके लिए उन्होंने OSIRIS स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो कि कलेक्ट करेगा वहाँ का रॉक और जो डस्ट पार्टिकल है सैंपल स्टडी के लिए। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज़्यादा सैंपल्स कलेक्ट हो पाए हैं। तो ये जो है बेनू एस्ट्रॉयड जो है इसका नाम जो है इजिप्शियन डेटी, एक इजिप्शियन देवता है उनके नाम पे रखा गया। नासा के द्वारा इसकी खोज की गई और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये फंड किया जा रहा है जो लिंकॉल्न नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च सेंटर टीम के द्वारा। तो 1919 में करीब के आसपास इसका खोज हुआ था। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।